हेलो चिल्ड्रन, आज हमें स्टार्ट करना है अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, और वी ऑल्सो कॉल इट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, और वी ऑल्सो कॉल इट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ओके, सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 ये हमें स्टार्ट करना है. अब फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में स्टार्ट हो गए थे बच्चों, देखिए 1980s में. 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस होना स्टार्ट हुए ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, अब ये क्राइसिस किस तरीके के थे देखिए, दैट ये वाला जो पॉइंट है इसको हम समझते हैं. अब यहां पे क्या बोल रहे हैं देखिए बच्चों, दैट एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, सो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, देखिए फाइनेंस डेफिसिट नहीं है, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए, इफ लेट सपोज गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो है 100 रुपीज, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो है 110. सो वी कैन सी दैट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है. सो दिस 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आया, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहाँ से किया होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने लिया होगा लोन. ओके, सो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, दैट ओवर द पीरियड ऑफ 1980s ये जो एक्सपेंडिचर था एज कंपेयर टू रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा था. ओके, सो फिस्कल डेफिसिट जो था वो इंडिया का ओवर द ईयर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज नहीं हो रहा था. सो विच मीन्स ओवर द ईयर्स जो बोरोइंग्स का अमाउंट था वो भी इंक्रीज हो रहा था, एंड बोरोइंग्स वी ऑल नो दैट बोरोइंग्स इज अ टाइप ऑफ बर्डन. सो फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंडिया का बोरोइंग्स का बर्डन भी बढ़ेगा. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी देखिए, प्रॉब्लम थी दैट गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनके ऊपर जो खर्चा करना होता था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब करना ही पड़ेगा, ये डेवलपमेंटल पॉलिसीज है. इसके अलावा डिफेंस सेक्टर और सोशल सेक्टर, इनके ऊपर खर्चा करना पड़ता था. ओके, नो इमीडिएट रिटर्न्स, इनसे इमीडिएट रिटर्न तो कोई नहीं आएगा. डिफेंस सेक्टर में आपने टैंक्स खरीद लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीद लिया, बट वहाँ से गवर्नमेंट को कुछ रिटर्न तो नहीं आने वाला, इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट तो नहीं होने वाला. सो ये इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट के वो ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट था वो ओवर द पीरियड ऑफ 1980s गवर्नमेंट का इंक्रीज होता गया. दैट वॉज अ बिग बर्डन ऑन इंडियन गवर्नमेंट. अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद ओके, नॉट मच अटेंशन पेड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा गवर्नमेंट ने एफर्ट्स नहीं किए. एक्सपोर्ट्स का देखिए बच्चों बहुत बेनिफिट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए. एक्सपोर्ट से इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का इंक्रीज होता है, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसका ओवरऑल सेल्स भी इंक्रीज होता है, जो कि डायरेक्टली इंडिया के जीडीपी से लिंक्ड है. राइट, अब ये एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज. इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था. इंपोर्ट्स वेरी हाई, नॉट मैचिंग विद ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स. इंपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम थे. एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे जितने ज़्यादा स्पीड से इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे. उस समय देखिए सिचुएशन कैसी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज देखिए बच्चों, आपको पता है पहले ही बताया था हमने, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द फॉरेन करेंसी.
फॉरेन करेंसी. ओके, सो फॉरेन करेंसी के रिजर्व जो थे इंडिया में, दे वर नॉट सफिशिएंट टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स. जो हमारे नेसेसरी इम्पोर्ट्स हुआ करते थे वो लेस देन 2 वीक्स तक हम फाइनेंस नहीं कर सकते थे. इतने कम हमारे पास फॉरेन करेंसी बचा था. और फॉरेन करेंसी देखिए ज़्यादातर किस लिए यूज़ होता था? फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. अब जो हम लोग लोन लिया करते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट देते थे हम लोग, वो हम फॉरेन करेंसी में पे करते थे. पेट्रोलियम आपको पता है, देखिए इंडिया का अराउंड 80-90% जो पेट्रोलियम था वो फॉरेन कंट्री से ही आया करता था. तो उसके लिए जो पेमेंट होती थी वो फॉरेन करेंसी में होती थी. सो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि लेस देन 2 वीक्स के इंपोर्ट्स के लिए भी नहीं बचा था इंडिया के पास. ओके, आगे चलते हैं. अब ये कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं. जैसा हमने बोला प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. देखिए इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 16.8%. बीओपी क्राइसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. बीओपी, देखिए बीओपी क्या होता है बच्चों? बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर है पूरा का पूरा. डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट हम वहाँ पर पढ़ेंगे, बट ब्रीफ में अभी समझने के लिए हम लोग उसको देख लेते हैं दैट बीओपी क्या होता है. देखिए बच्चों, बीओपी इज एन अकाउंट. इस अकाउंट में हम लोग कुछ अमाउंट क्रेडिट करते हैं और कुछ अमाउंट डेबिट करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं. ओके, सो बेसिकली इसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में? ऑल दोज ट्रांजैक्शंस जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ करते हैं. ओके, अब ट्रांजैक्शंस देखिए, ट्रांजैक्शंस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एक होता है बच्चों इनफ्लो ऑफ मनी और एक होता है आउटफ्लो ऑफ मनी. ओके, अब इनफ्लो ऑफ मनी सारा क्रेडिट साइड पे आता है और आउटफ्लो ऑफ मनी सारा डेबिट साइड पे आता है. अब ये क्राइसिस क्या दिखा रहा है बच्चों? दैट 10,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा डेबिट इंडिया से हो गया था. वट एवर वॉज द क्रेडिट, जो भी क्रेडिट था उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10,000 करोड़ रुपीस इंडिया से बाहर चला गया था. ओके, सो इनफ्लो कम था और आउटफ्लो ज्यादा था बाय द अमाउंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस. दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया. देन हाई इंटरेस्ट चार्जेस, यू कैन सी ड्यूरिंग दैट पीरियड 30,000 करोड़ रुपीस का हमें सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता था. बोरोइंग्स जो भी थी, बोरोइंग्स आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा होंगी कि सिर्फ उन बोरोइंग्स की जो इंटरेस्ट है वो ही 30,000 करोड़ रुपीस है. यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वॉज ओनली $1.8 बिलियन, वेरी लो. ओके, इंडिया को इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास हमें बेचना पड़ा था. ओके, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड. ओके, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है वैसे ही इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है. सो हमने बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेच दिया. सोवियत ब्लॉक जो कि रशिया वाला जो पार्ट है उसके साथ ट्रेड रिलेशंस हमारे रुक गए थे कुछ समय के लिए. रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस ड्रॉप ड्यू टू वॉर इन अरब कंट्रीज. अब ये जो अरब कंट्रीज की वॉर है बच्चों, इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ा था. इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत कुछ क्राइसिस झेलना पड़ा था. वाई? यू कैन सी दैट एक तो पेट्रोल था जो वहाँ से आता था, ओके, अरब कंट्रीज से. अब वहाँ पे वॉर होने की वजह से जो पेट्रोल के प्राइसेस थे, पेट्रोलियम जो प्राइसेस थे प्रोडक्ट्स के, वो बहुत इंक्रीज हो गए थे.
अब वो प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्या होगी, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो और डिक्रीज होगा, स्पीड से डिक्रीज होगा। उसके बाद रेमिटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, देखिए रेमिटेंसेस होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो इंडिया को अपने इंडिया में जो उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स रहते हैं उनको जो पैसा भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। ओके, फॉरेन कंट्री में लेट सपोज आप फॉरेन कंट्री जाते हो और आप अपने पेरेंट्स को इंडिया में पैसा भेजते हो, सो दैट विल बी कॉल्ड रेमिटेंस। ओके, अब ये जो रेमिटेंसेस था नॉन इंडियन रेजिडेंट्स का, वो कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में वॉर चल रही थी उस वजह से, और वही अरब कंट्रीज़ में जो वॉर चल रही थी उसकी वजह से जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। ओके, जिस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो उस वजह से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। सो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी इन क्राइसिस। इंडियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी क्राइसिस में थी उसके लिए ये जो अरब कंट्रीज़ की वॉर थी ये और प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई थी, राइट। सो दिस वाज अ बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नाउ इसको हम लोग नहीं करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अडॉप्ट किए, इसमें मेनली क्या किया था हमने, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। सो दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ एलपीजी। ओके, अब ये एलपीजी की पॉलिसी हमने 1991 में अडॉप्ट की, और ब्रीफ में जो 1991 से पहले की जो पॉलिसी है हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए हम उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एलपीक्यू। ओके, सो एलपीक्यू की पॉलिसी क्या थी, देखिए बच्चों, एलपीक्यू की पॉलिसी थी लाइसेंस, परमिट्स एंड कोटाज। एलपीक्यू, लाइसेंस, परमिट, कोटा, ये वाली पॉलिसी को हटा करके अभी हमें अडॉप्ट करनी थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, आगे चलते हैं। लिबरलाइजेशन। अब देखिए बच्चों, लिबरल होने का मतलब ही यही होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। अब फ्रीडम किस तरीके की थी, देखिए, फ्रीडम to producing units from direct or physical controls imposed by the government। अब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को आज़ादी दी गई अंडर लिबरलाइजेशन, जो भी डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स थे गवर्नमेंट के उनसे, यानी कि जो बिजनेस सेक्टर को बेड़ियों में बांधा हुआ था गवर्नमेंट ने, वो बेड़ियों को खोल दिया गया अंडर लिबरलाइजेशन। ओके, और इस लिबरलाइजेशन में हमने देखिए कुछ अलग अलग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, जिन सेक्टर्स में हमने और ज़्यादा फ्रीडम दी, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये अलग अलग सेक्टर थे जिनमें जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स थे उनको ख़त्म किया गया, और जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी गई, राइट। ओके, सो वन बाय वन सारे रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में किस तरीके की पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, देखिए बच्चों, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। भाई ये जो लाइसेंस वाला जो सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करो। गवर्नमेंट का पहला हिस्सा, पहला पार्ट यही था। ओके, दैट लाइसेंस की वजह से बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी दिक्कतें प्राइवेट बिजनेसमैन को आती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो एक्सेप्ट फ्यू बिजनेस, अल्कोहल, सिगरेट्स, डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, इन बिजनेस को छोड़कर बाकी सारे बिजनेस
विदाउट लाइसेंस आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इन अल्कोहल सिगरेट इन बिजनेस में आपको आना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इनको छोड़कर बाकी सब हटा दिए गए लाइसेंसिंग से। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज आल्सो रिमूव्ड। ओके, सो जो प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो कि नहीं, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, वो वाली परमिशन भी हटा दी गई। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी कि जितना आपको प्रोडक्शन करना है आप करिए, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई, आपकी मर्जी है। देन सेकेंड पॉलिसी वॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर हर जगह पर जाकर बैठ गया था और बैठने के बाद भी इनएफिशिएंटली वो काम कर रहा था वहाँ से, सो जो इनएफिशिएंट सेक्टर्स थे गवर्नमेंट के वो हटा लिए गए। ओके, क्या थे? ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। कुछ इंडस्ट्रीज को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। इन सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए ओपन कर दिए गए। देन थर्ड वाज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या था देखिए बच्चों, हमने पहले देखा था प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत थी। ओके, बट अब क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा रिजर्वेशन हो गया था प्रोडक्ट्स का, कि ऐसे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती थी। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर किसी को अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तो अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बचेगा अगर उसको अपना प्रोडक्शन बहुत लार्ज लेवल पे करना है तो। ओके, सो उस लेवल पे वो उस प्रोडक्ट को नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज ओनली रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो वहाँ से क्या किया गया, मैनी गुड्स, बहुत सारे गुड्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से डी रिजर्व कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, कि एनीबडी कैन प्रोड्यूस दीज अमाउंट ऑफ गुड्स एट एनी लेवल, मतलब लार्ज लेवल पे या स्मॉल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो इससे होगा क्या, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा अगर उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो। ओके, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, अब देखिए बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल सेक्टर होता है जहाँ पे हमारे सारे बैंक्स आते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, NBFC बोलते हैं हम इनको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, देन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आती है। दिस इज द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब फाइनेंशियल सेक्टर वाज कंट्रोल्ड बाय RBI। अब RBI बॉस बन के बैठा हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। कोई भी इंटरेस्ट रेट होंगे तो RBI डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ लैंडिंग होगा तो RBI डिसाइड करेगा किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, किस तरीके का लोन देना है, किस तरीके का लोन नहीं देना है, दैट ऑल वुड बी डिसाइडेड बाय द RBI। ओके, अब इतना ज़्यादा कंट्रोल था RBI के उसके ऊपर। अब यही कंट्रोल को कम किया गया अंडर लिबरलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल इस रिफॉर्म्स रोल इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ RBI के रोल को रिड्यूस किया गया फ्रॉम रेगुलेटर, जो रेगुलेटर का रोल है, रेगुलेशंस लगाता रहता है RBI, वहाँ से रिड्यूस करके उसको बनाया गया फैसिलिटेटर। मतलब रेगुलेटर आप समझ सकते हो लाइक कान पकड़ के काम करवाना, और फैसिलिटेटर समझ सकते हो कि हाथ पकड़ के काम करवाना। ओके, सो दोनों में फ़र्क है। रेगुलेशन में ज़ोर ज़बरदस्ती, बॉस बन के बैठे रहना, उस तरीके से काम करवाना। फैसिलिटेटर में हेल्प करना, ओके, फैसिलिटेट करना। फाइनेंशियल सेक्टर अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग RBI। अब ये रिफॉर्म्स के बाद RBI से बहुत सारे मैटर्स में कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी फाइनेंशियल सेक्टर के एरियाज में। ओके, मार्केट फोर्सेस वुड डिसाइड द इंटरेस्ट। मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है वो डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट्स को। ओके, अब ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ क्या, देखिए, एमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आगे आकर अपने बैंक्स को स्टार्ट करने लगे, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक बैंक्स भी आए लाइक HDFC बैंक,
ICICI बैंक, येस बैंक, इस तरीके के बहुत सारे बैंक सामने आए और इंटरनेशनल बैंक लाइक HSBC बैंक, ओके, सिटी बैंक, इस तरीके के बैंक स्टार्ट हुए इंडिया में जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और इट लेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई ड्यू टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में, लाइक म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन फंड्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत सारे आए, ओके। सो इस तरीके की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा आई ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स। सेबी स्टार्ट हुआ 1988 में। सेबी का देखिए बच्चों क्या मतलब है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। अब इसका काम क्या था देखिए, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को डेवलप करना और उसको रेगुलेट करना, इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिसका नाम था सेबी, राइट। सो दीज वर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने अडॉप्ट किए ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन वी हैव टू स्टडी डीमोनेटाइजेशन, ओके। अब डीमोनेटाइजेशन देखिए बच्चों क्या है, डीमोनेटाइजेशन है विड्रॉइंग ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर ऑफ द करेंसी, ओके। अब देखिए बच्चों कोई भी करेंसी है, राइट, लेट सपोज लाइक 1000 रुपीज। अब लीगल टेंडर क्या है देखिए, लीगल टेंडर का मतलब है दैट गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया हुआ है दैट दिस करेंसी, ये जो पेपर करेंसी है, दैट दिस करेंसी इज ऑफ वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। इसकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज है और इसको एज अ मनी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप किसी को ये 1000 रुपीज दीजिए, वो आपको 1000 रुपीज वर्थ प्रोडक्ट दे देगा, ओके। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन 8 नवंबर 2016 इसका जो लीगल टेंडर था वो हटा लिया गया, ओके। दो करेंसी जो थी, एक थी 1000 रुपीज और एक ओल्ड 500 रुपी नोट, इनको हटा लिया गया। तो इनकी जो लीगल टेंडर था उसको हटाने का मतलब है दैट दे आर नो मोर रिकॉग्नाइज्ड एज द 1000 रुपी नोट और 500 रुपी नोट इन इंडियन मार्केट्स, ओके। अब अगर आप पुराने 1000 रुपये के नोट को और पुराने 500 रुपये के नोट को अगर लेकर के जाओगे तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके, बिकॉज उनका लीगल टेंडर गवर्नमेंट ने हटा लिया है। सो इसलिए बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग करेंसी इज रिड्यूस्ड टू मेयरली पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन के रह गई है, ओके। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, सिर्फ एक पेपर है। अगर और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया नोट इंट्रोड्यूस किया 2000 रुपीज का, ओके। अब 2000 रुपीज के नोट को गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दे दिया दैट दिस करेंसी हैज लीगल टेंडर। अब वो 2000 रुपीज का जो नया नोट आया वो आप लेकर के जाओगे तो एवरीबडी विल एक्सेप्ट इट बिकॉज इट हैज लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, ओके। दिस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन, ओके। सो डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ था 8 नवंबर 2016 को, ओके। फिस्कल रिफॉर्म्स हम लोग बच्चों कल करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग यहीं छोड़ते हैं इसको टिल फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ओके। तब तक के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको और पढ़िए, जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो डाउट्स को आप ज़रूर पूछिए बिकॉज दिस चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, डाउट्स को पूछिए, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।